वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है विदश्री, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स, अपना मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द डेमो वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी और आपका बायोस्फीयर और आपके एनवायरमेंटल इशूज़। ये टॉपिक आपने पहले भी सुने होंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम जनरल साइंस में कर चुके हैं। बस थोड़ी एडिशनल चीज़ें जो ऐड होनी है इस वीडियो में वो हम पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे राय, आपको ये राय रहेगी कि ये आप चीज़ करने से पहले, ठीक है, ये वाला वीडियो देखने से पहले अगर आपने जनरल साइंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वाली वीडियोस देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है वो किसने दिया था? आपका एडवर्ड विल्सन ने दिया था। अब ये ऐसी चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है, बायो और डाइवर्सिटी यानी विविधता, ठीक है, जैविक विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी आपकी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज से लेके पूरे बड़े बड़े बायोम्स तक हर जगह दिखाई देती है। आपके बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी स्पीशीज में कितनी तरीके की जीन्स हैं। जीन्स भी बहुत सारी होती हैं, उनकी वैरायटी बहुत अलग अलग होती हैं, उनके स्ट्रेन्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो इस हिसाब से अनुवांशिकी विविधता ये हम सब पढ़ चुके हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि आपने राइस कितने खाए होंगे, 2-3 वैरायटी के राइस खाए होंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस पाए गए हैं और मैंगो के 1,000 वैरायटी पाई गई है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी भी रीजन में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, उनमें कितनी वेरिएशंस हैं या कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, उसे बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी के दो इंपॉर्टेंट मेजर होते हैं। पहला है स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस में हम ये देखते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितनी स्पीशीज हैं, और दूसरी हम देखते हैं स्पीशीज इवननेस कि आपका हम रिलेट करते हैं कि एक एरिया में किस स्पीशीज की अबंडेंस या एक स्पीशीज की प्रेजेंस कितनी ज़्यादा है दूसरी स्पीशीज से। जैसे आपके वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मगर ईस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं, मगर वेस्टर्न घाट से कम पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमने क्या करा था, हमने सब पढ़ा था ना कि रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और उसमें हमने सब पढ़ा था हैबिटेट, कम्युनिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वही होती है कि वेरिएशन ऑफ हैबिटेट, कम्युनिटीज एंड जो आपके जैविक घटक होते हैं यानी एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। उसके बाद है हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक फैक्ट है कि IUCN की लिस्ट के हिसाब से एनिमल और स्पीशीज की कितनी, एनिमल और प्लांट की कितनी स्पीशीज पाई गई हैं, कम से कम पूरे ग्लोब में ग्लोबली 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं आपकी, प्लांट और एनिमल बोथ की। उसके बाद हमारा बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ये तो हमने पढ़ ली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया अगर देखी जाए तो आपको पता है कि हमारी इंडिया में से 2.4% लैंड एरिया अवेलेबल है। उतने ही 2.4% में आपकी कितनी स्पीशीज है, आपकी 8.1 पॉइंट ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद 45,000 आपकी स्पीशीज है प्लांट की, और 90,000 से लेके 1 लाख तक की आपकी एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। उसके बाद है आपका, अब ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता कैसे? अगर बायोडाइवर्सिटी खो रही है हमारी इंडिया की, तो कौन कॉज कर रहे हैं आपके? पहला तो है एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज का मतलब वो नहीं जो दूसरे ग्रह से आ रहे हैं। एलियन स्पीशीज मतलब वो है जो लोकल स्पीशीज हैं। अगर किसी दूसरे रीजन से हम किसी दूसरे अपने रीजन में किसी स्पीशीज को लाते हैं तो उसको हम एलियन स्पीशीज बोलते हैं। तो जो आपकी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है वो आपकी कैसे होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज की वजह से होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है। और इससे हो क्या सकता है, अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी खो जाएगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी रेजिस्टेंस लो हो सकती है, या एक नेचर की रेजिस्टेंस लो हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। उसके बाद प्लांट प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि हर चीज़ का असर प्लांट और एनिमल दोनों पे पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद अब ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई है, तो इसमें हमें कुछ मेजर हमने एनिमल्स ढूंढ रखे हैं आप लोगों के लिए, जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बहुत रेयर दिखते हैं। तो वो है आपके स्टेला का और रशिया की डोडो, क्वागा और सबसे बड़ा एम्फीबियन। इस समय करंटली देखा जाए एम्फीबियन में सबसे ज़्यादा रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं आपको बता दूं
कि प्लांट में 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म एक्सटेंट हो चुके हैं, 32% ऑफ एम्फीबियंस भी एक्सटेंट हो चुके हैं, 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज एक्सटेंट हो चुके हैं, 23% ऑफ मैमल्स भी आपके क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। और अगर हमने ऐसे ही हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता रहा कि अपने हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाते हुए, तो ये जितना भी 31-32% है ये एक दिन 100% भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम किसी रीजन में किसी दूसरे रीजन के स्पीशीज को ले आते हैं तो उससे क्या होता है, लोकल जो होती है, जो इंडिजिनस ब्रीड या स्पीशीज होती है, उसको नुकसान होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। नाइल पर्च को एक स्पीशीज है, अगर हमने उसको लेक विक्टोरिया में लाया गया तो उसने क्या कर दिया, उसने वहाँ की जितनी उस लेक विक्टोरिया में क्रिकेट फिश पाई गई थी उन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद पार्थेनियम, लैंटन और एकॉर्निया, ये बेसिकली क्या होगा, ये लैंड को क्या करने लगे, थ्रेट करने लगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपके प्लांट्स थे उनकी पॉपुलेशन क्या होने लग गई, कम होने लग गई इनकी वजह से। उसके बाद अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश किसके लिए थ्रेट थी, इंडिजीनियस कैटफिश के लिए। तो ये आपके कुछ एलियन स्पीशीज थे, इन्होंने किसको थ्रेट पहुंचाया ये हमने मेंशन कर रखा है। उसके बाद है हमारा अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वही है सब कि आपको प्लांट उगाने चाहिए, आपको इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे और ये आप जनरल साइंस की वीडियोस में आप देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ा रखा है, जिसमें हमने इन सिटू और एक्स सिटू भी हमने अलग अलग क्लासीफाई करा था कि बायोलॉजिकल पार्क, सेंचुरी, जूज। मैंने आपको इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं कि आपको ये वाले नाम याद ही रखने हैं क्योंकि ये आ सकते हैं। उसके बाद है हमारा, अब ये तो हो गया जो अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अभी तक 2 आपकी बड़ी मीटिंग हुई जिसमें अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लोग आए और उन्होंने कुछ आपके प्लेज लिए और उन्होंने प्लेज के लिए उनको ये बोला गया है कि आपको बायोडाइवर्सिटी संभाल के रखनी है। तो जो आपका पहला आपका हुआ था वो हुआ था आपका अर्थ समिट हुआ था, ये आपका 1922 रायो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका मेन मकसद क्या था कि हमारी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करना, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड समिट हुआ था किस टॉपिक पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको बता चुका हूं क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है कि आप आज तो रिसोर्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, मगर आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके आने वाली जनरेशंस भी उसका फायदा उठा सकें। तो आपका वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, होता 2002 में, ठीक है। उसके बाद इनमें यह था कि 190 कंट्रीज उस समिट में आई थी और उन्होंने एक कन्वेंशन साइन करा था और उन्होंने प्लेज लिया था कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसकी रक्षा कर सकें। ये हमारा कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब हम करते हैं कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है, कुछ चीजें ऐसी जो आपके लिए नहीं है। आपको जो आपके लिए नई चीजें हैं वो आपको थोड़ा याद रखनी है, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो पहली डेफिनेशन हमारी पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट, प्रदूषण, ठीक है, और प्रदूषण तत्व। पॉल्यूशन क्या होता है, आप अगर नेचर को किसी भी तरीके का अनडिजायरेबल चेंजेस अगर दे रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहा है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन करने वाले तत्व को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारा पॉल्यूटेंट्स भी 2 तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो आपके क्या होते हैं, अगर उनमें उनका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगा ना तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपको सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, वो होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनमें जो आपके क्या बोल सकते हैं, आपके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का एग्जांपल है सबसे बड़ा प्लास्टिक, ना वो सड़ती है ना वो गलती है, उसको आप खत्म कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारी बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब यह है कि आपको, ठीक है, कि किसी भी एक्टिव डिकम्पोजर को किसी भी चीज को डिग्रेड करने में कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि किसी रीजन में एक ऐसी न्यूट्रिएंट की इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि उस पर्टिकुलर रीजन में से एक तो ऑक्सीजन खत्म हो रही है और आपका क्या हो रहा है, और ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगी तो अगर किसी रीजन से अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वहां पे रहने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल यूट्रोफिकेशन होती है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन होती है, जहां पे आप क्या करते हो किसी भी रीजन में, या तो बाय पर्पस या आप ऐसा कोई रीजन क्रिएट करते हो जहां पे आपको यूट्रोफिकेशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एल्गल बूम। एल्गल बूम का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस में जो आप देखते हो ना, पानी में आप देखते हो हरी रंग की काई जम जाती है और वो हल्के हल्के जमती है, तो उसको बोलते हैं एल्गल बूम।